Okay. Hello everyone. So after क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 कंप्लीट किया, ठीक है। और सारा का सारा कॉन्सेप्ट जाने, क्वेश्चंस भी कराया गया, ठीक है। और आप लोग पे बाकी छोड़ दिया गया है, आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में हो या 2 में हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, आप लोगों को रिवीजन करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आज के क्लास में जैसा कहा गया था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होगा, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी करने से पहले आप क्या देना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि हम लोग पढ़ किसके बारे में रहे, मतलब पूरा का पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में हम लोग किस चीज़ के बारे में बार बार जिक्र किए। मेरे ख्याल से हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। चार्ज का अलग अलग टाइप का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। एक जगह चार्ज रहेगा तो वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन बाहर आएगा, नेगेटिव में अंदर जाएगा। अब चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह में लेके जाने से कुछ वर्क डन होगा जिसके कारण पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, कैपेसिटेंस है चार्ज होल्ड करने का, कैपेसिटी, बहुत सारा कुछ हम लोग डिस्कस किए। लेकिन पूरा का पूरा हर एक टॉपिक किसके अराउंड में रिवॉल्व करता रहा, चार्ज के अराउंड में। और जो एक बात फिक्स थी वो क्या थी कि चार्ज कैसी स्थिति में था, रेस्ट पे था। अगर आपको याद हो तो हर जगह पे चार्ज का मेन जो स्टेट ऑफ मोशन क्या था, वो रेस्ट था। हालांकि कहीं पे चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग मूव करा करा के एक दो टॉपिक पढ़ लिया, वो अलग बात है। लेकिन मेनली पूरे के पूरे चैप्टर में, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में हम लोग देखे कि चार्ज रेस्ट पे था, ठीक है। तो आने वाला कुछ चैप्टर जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी हुआ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हुआ, इन दो चैप्टर में भी हम लोग चार्ज के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फर्क इतना होगा कि चार्ज क्या होगा, रेस्ट पे नहीं होगा, चार्ज मोशन में होगा, चार्ज मोशन में होगा, ठीक है। जस्ट इतना ही फर्क है। अब तक जो हम लोग पढ़े हैं और अब जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें बस इतना फर्क है कि हम लोग चार्ज के बारे में ही पढ़े हैं, लेकिन चार्ज अब तक रेस्ट पे था तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े हैं। अब चार्ज मोशन में आएगा जिसे इलेक्ट्रोडायनेमिक नाम से जानते हैं, लेकिन इतना फेमस नाम नहीं है इलेक्ट्रोडायनेमिक। क्यों? क्योंकि मोशन जैसे कि रेस्ट कितना तरह का हो सकता है, राइट। रेस्ट तो सिंपली रेस्ट है तो रेस्ट है, लेकिन मोशन दो तरह का होता है मेनली। अगर आप लोग क्लास 8 का क्लास को रिवीजन करो या जस्ट क्लास 11th में जो आपने सीखा था कि मोशन कितना टाइप का होता है, दो तरह का होता है। एक तो यूनिफॉर्म होता है और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म होता है। याद आ रहा है? कोई मुझे याद दिला पाएगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था क्लास 11th के कॉन्सेप्ट से? सर, जिसमें एक्सेलरेशन जो होता था वो कांस्टेंट होता था। क्या कांस्टेंट होता था? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था? नहीं नहीं, ये रॉन्ग। सर जब सेम वेलोसिटी से कोई एग्जैक्टली, वेलोसिटी जब कांस्टेंट होता था, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। एक बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो हम लोग कहेंगे बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, और इस केस में एक्सेलरेशन जीरो होता है, ठीक है। भूलना नहीं है, हम लोग एक्सेलरेशन से बात नहीं करें। अगर कोई पूछ दे कि यूनिफॉर्म मोशन को आप एक्सेलरेशन से डिफाइन करो तो आप भूल ही सकते हो कि वो मोशन जिसमें एक्सेलरेशन जीरो हो, ठीक है। लेकिन हम लोग वेलोसिटी से डिफाइन करेंगे, ठीक है। मोशन को हम लोग वेलोसिटी से देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला तो यह है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है, वो मोशन जिसमें बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ठीक है। दूसरा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कोई बता पाएगा क्या था? जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो। एग्जैक्टली, है सिंपल है। जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट नहीं है मतलब वेलोसिटी क्या होगा, वेरिएबल होगा, राइट। वेलोसिटी क्या होगा, वेरिएबल होगा। और क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल है, एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा, मतलब जीरो तो नहीं है। क्या ये क्लियर है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्लियर है? यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में
वेलोसिटी वेरिएबल, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। जब वेलोसिटी कांस्टेंट ही होगा तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम कितना होगा? जीरो होगा। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी में चेंज है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप इतना याद रखो कि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग क्यों जानते हैं क्लास 11th का ये यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन से क्या लेना देना? ठीक है, तो किस तरह से लेना देना है? ऐसे, जब चार्ज, ध्यान से देखिए, आप चाहे तो लिख सकते हैं या आपको नोट्स मिल ही जाएगा। ठीक है, जब चार्ज रेस्ट पे था, जब चार्ज रेस्ट पे था तो हम लोग इजीली पढ़ लिया, राइट? चार्ज एट रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें दो पार्ट पढ़े, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 एंड 2। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चार्ज के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन चार्ज अब क्या होगा? रेस्ट पे नहीं होगा, चार्ज अब क्या होगा? मोशन में होगा। अब मोशन कितना तरह का होता है? मोशन दो तरह का हो सकता है, एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब चार्ज का मोशन यूनिफॉर्म हो, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट। दैट मीन्स अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन से मूव करे, ठीक है, इसका मतलब कि चार्ज का वेलोसिटी चेंज हो रहा हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, जहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्म मोशन से मूव करे। मतलब अब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 एंड 2 में हम लोग देखें कि हर जगह पे चार्ज क्या था? रेस्ट पे था। अब जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग हर जगह पे देखेंगे चार्ज मोशन में है। कैसा मोशन में है? यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी चार्ज मोशन में रहेगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। क्या इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं हम लोग? क्या आपको समझ में आया कि क्या हम लोग करने जा रहे हैं? पूरे के पूरे चैप्टर में क्या डिस्कस होगा? चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होगा, दैट मीन्स चार्ज का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, दैट मीन्स एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, और चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तब क्या होगा? ये तो हम लोगों का अभी का डिस्कशन नहीं है, ये हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो नोट्स स्टार्ट कर ले। तो चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो चीज़ मैंने समझाया आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने समझाया कि चार्ज अगर रेस्ट पे है तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज मोशन पे है तो वो मोशन दो तरह का हो सकता है, एक यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है जहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट हो, और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है जहाँ पे एक्सेलरेशन, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन बोले हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में अगर चार्ज हो तो हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, नॉन यूनिफॉर्म में हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो इस चैप्टर के बाद वाला चैप्टर है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं होगा, अभी इसके बारे में डिस्कस होगा कि चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन में हो। ठीक है, दैट मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट हो। मैं चाहता हूं कि आप इस पूरे के पूरे चैप्टर के लिए एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि ये अगर एकदम अच्छे से फिक्स कर लिए कि चार्ज अगर मोशन में है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर बहुत अच्छे से स्ट्रांगली अपने माइंड में फिक्स कर लिए तो एक जगह पे मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और आपका कॉन्सेप्ट ही आपको बचाएगा। ठीक है, मतलब अब तक जो सीखे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर के लिए ये फिक्स कर लीजिए बात को कि जो चार्ज होगा उसका मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें।
तो सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो क्या है इस चैप्टर में। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ठीक है, या इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो मैं चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही बता दूं कि आप क्लास 11th में हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़े, ठीक है। जैसे एक पाइप से कुछ वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब वाटर कहाँ से कहाँ की तरफ फ्लो करता है, कोई बता पाएगा? वाटर कब फ्लो करेगा, बताइए। अगर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एग्जैक्टली अगर ये पाइप को कुछ इस तरह से रख दिया जाए तो कोई गारंटी नहीं है, अगर इसको क्लोज कर दिया जाए, इसको भी क्लोज कर दिया जाए, या जस्ट ऊपर में एक ये कर दिया जाए, ठीक है। तो ऐसे अगर रख दिया जाए तो कोई गारंटी नहीं है कि वाटर फ्लो करेगा ही। लेकिन अगर पाइप अगर ऐसे हो, ठीक है, और यहाँ से वाटर अगर दिया जाए तब वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा। ये डिसाइडिंग फैक्टर क्या है कि किधर से किधर फ्लो करेगा। ये अगर ग्राउंड लेवल है तो ये ग्राउंड से ये हाइट है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कम है। और वाटर किधर से किधर फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ, ठीक है। उसी तरह से चार्ज के फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और अच्छा डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, जस्ट आप लोग जान के रखिए कि चार्ज किस में फ्लो करेगा, एक कंडक्टिंग वायर में फ्लो करेगा, राइट। अगर ये चार्ज है, ठीक है, ये कंडक्टिंग वायर है, इसमें बहुत सारा चार्ज है, ठीक है। अगर चार्ज एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो जनरली हम लोग देखे है, राइट, कि वाटर के लिए हम लोग तो जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ वाटर फ्लो करता है, ठीक है। चार्ज का भी फ्लो करने का कुछ ना कुछ रीजन होगा, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर फ्लो करने का रीजन क्या है, तो आप बताइएगा कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। जब भी पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस होगा, वाटर क्या होगा, हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी के तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। उसी तरह से चार्ज के फ्लो करने का भी कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए, ठीक है। वो रीजन क्या है, वो रीजन है बैटरी। अगर आप एक कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दो, ठीक है, अगर आप एक कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दो तो बैटरी क्या देता है बेसिकली, बैटरी एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। बैटरी का दो टर्मिनल होता है, जिसके बारे में पूरा का पूरा ये चैप्टर पे हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बैटरी या सेल के बारे में, ठीक है। तो अभी के लिए तो बस इतना जान के रखिए। तो बैटरी का दो टर्मिनल होता है, ठीक है। जैसे कि आप इस टाइप का बैटरी घर में देखे होंगे, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है। और ये हाइयर पोटेंशियल पे होता है और ये लोअर पोटेंशियल पे होता है, ठीक है। और बैटरी का सिंबल क्या है, ये, ठीक है। तो बैटरी बेसिकली प्रोवाइड क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। बैटरी क्या प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सबसे बेसिक जो डेफिनेशन हो सकता था वो ये है, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब चार्ज का फ्लो जो हो रहा है, ठीक है, दो तरह का चार्ज हम लोगों के पास है। एक तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो सकता है, मान लिया कि इस डायरेक्शन में हो रहा हो, ठीक है, या नेगेटिव चार्ज का कुछ ना कुछ फ्लो हो सकता है, ठीक है। जो भी हो, चार्ज के फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या लिया गया है, ये चीज जानना है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये बात सबसे पहले जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन कन्वेंशनली एक्सेप्ट किया गया है वो क्या है, फ्लो ऑफ, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये मान लिया गया है कि अगर एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में कुछ पॉजिटिव चार्ज है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो करंट का भी डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, ठीक है। या ब्रैकेट में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। या तो आपको पॉजिटिव चार्ज दिया रहे तो आप पॉजिटिव चार्ज का जो मूवमेंट का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन पकड़िए, या नेगेटिव चार्ज दिया रहा है कि नेगेटिव चार्ज इस तरह से मूव कर रहा है। जैसे कि एक कंडक्टर दे दिया है और यहाँ पे बता रहा है कि नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स क्या इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन लिखिए, ठीक है। ये कन्वेंशन है, क्या ये बात क्लियर है?
कि डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को लिया गया है। अगर पॉजिटिव चार्ज दिया रहा है, मैक्सिमम केस में नेगेटिव चार्ज दिया जाता है, क्योंकि असल में जो चार्ज मूव करता है, कौन सा चार्ज मूव करता है? इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है। इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो आपको सेकंड पॉइंट याद रखना है, और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर Yes, है sir. ना? यस सर। जैसे कि मैं एक डायग्राम सिंपल सा बना के दिखाऊं आपको कि ये हम लोगों का एक कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर को हम लोग सेल से कनेक्ट किए, और सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से आई अमाउंट का करंट निकला, ठीक है। तो क्या आप इस कंडक्टर में बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किधर से किधर हो रहा होगा? इस कंडक्टर में सोच के बताइए। For negative terminal of the battery. इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर मूव कर रहे होंगे? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? Oh, right to left. चेक करते हैं। देखिए, करंट ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया होगा, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ से आई अमाउंट का करंट निकला, तो आई अमाउंट का करंट यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन ये है, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होगा? तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन की तरफ होता है या नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब क्या कि अगर करंट का ये डायरेक्शन है, करंट का अगर ये डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन किधर रहा होगा? ये। क्या ये बात क्लियर है? ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स किधर आ रहा होगा? इस डायरेक्शन में। और जो कि लॉजिकल भी है कि अगर ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये अगर V है, ठीक है, तो ये जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है, और छोटा वाला क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ आ रहा होगा या नेगेटिव की तरफ? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ये होगा। या तो कन्वेंशन से समझिए या ऐसे समझिए, ठीक है। क्लियर है? अब क्वांटिटिवली इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे किया गया है, ठीक है, मैथमेटिकली किस तरह से डिफाइन किया गया है, ये चीज को समझते हैं, ठीक है। तो द रेट एट विच नेट चार्जेस passes through a cross section area of the conductor is called current electricity। इसका मतलब कि एक कंडक्टर में अगर एक क्रॉस सेक्शन को हम लोग फिक्स कर ले, ठीक है, मान लिया ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। अब ये एरिया को हम लोग अगर ऑब्जर्व करें कितना टाइम तक? मान लो t टाइम तक, और t टाइम में अगर q अमाउंट का चार्ज पास किया गया था, ठीक है, मतलब इस क्रॉस सेक्शन से t टाइम में q अमाउंट का चार्ज पास हो गया। नेट चार्ज कितना पास हुआ? q। तो चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम से क्या कहेंगे? रेट ऑफ चार्ज। ये कहलाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। क्या ये बात क्लियर है? डेफिनेशन बहुत सिंपल है। द रेट एट विच नेट चार्जेस passes through a cross section area of the conductor is called electric करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। इसे आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है समझना कि एक कंडक्टर से यूनिट टाइम में जितना चार्ज पास करता है उस अमाउंट ऑफ चार्ज को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इस तरह से भी समझ सकते हैं, या तो यूनिट टाइम का मेथड यूज करो या रेट का मेथड यूज करो, ठीक है। जैसे कि t टाइम में अगर q अमाउंट का चार्ज, q अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से, सो यूनिट टाइम में कितना पास किया होगा चार्ज? ऑब्वियसली q अपॉन t, ठीक है। सो करंट कितना होगा? q अपॉन t। ये यूनिट टाइम में जो ये हम लोग निकालते हैं वो रेट देता है, राइट। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जब निकाले थे, याद है, t टाइम में कितना चेंज हुआ है वेलोसिटी? v माइनस यू। तो यूनिट टाइम में कितना चेंज हुआ था? v माइनस यू अपॉन t। और यूनिट टाइम में जितना वेलोसिटी चेंज होता है उसे ही क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ही v माइनस यू अपॉन t, ठीक है, यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो ये डायग्राम के अकॉर्डिंग मान लिया कि डेल्टा क्यू
या ये डायग्राम ये जो लिखा है ये जस्ट नॉर्मल ऐसे लिखा गया है कि यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन हम लोग मान ली तो क्यू अमाउंट का चार्ज अगर पास किया टी टाइम में, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट एक ही बात है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी को आई से डिनोट करते हैं। आई क्या होता है? चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। चार्ज कितना है? क्यू। टाइम क्या है? टी। और क्यू इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक वन में हम लोग जानते हैं कि क्यू इक्वल टू क्या होता है? एन ई। याद आ रहा है? क्यू इक्वल टू क्या होता है? एन ई डिवाइडेड बाई टी। सो करंट का जो सबसे बेसिक इक्वेशन मिला वो मिला क्यू बाई टी। लिखना चाहो तो क्यू इक्वल टू एन ई लिख सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने बोले या प्रोटॉन्स निकालने बोले तो आप एन ई वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे फंडामेंटल जो करंट का डेफिनेशन है या मैथमेटिकल फॉर्म है वो ये है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्लियर है? और ये क्लास 10th में भी आप लोग जानते हैं, क्लास 10th के में आपको लोग सीख के आए, राइट। तो अब क्लास 10th और 12th में क्या अलग आपको मिलेगा? मेरे ख्याल से ये मिलना चाहिए, ठीक है। करंट को हम लोग दो तरह से डिफाइन करेंगे, पहला एवरेज करंट और दूसरा इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। पहला क्या है? एवरेज करंट। दूसरा क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। और इस पे एक न्यूमेरिकल भी करेंगे ताकि दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि एवरेज कैसे निकालते हैं और इंस्टेंटेनियस किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। तो एवरेज करंट क्या है कि हम लोग देखें कुछ टाइम से T1 से T2 तक देखें कितना चार्ज एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से पास किया, ठीक है। और हम लोगों को मिला मान लो डेल्टा क्यू, ठीक है। डेल्टा क्यू चार्ज मिला, ठीक है। अब ये डेल्टा क्यू क्या है? Q2 माइनस Q1। और डेल्टा टी क्या है? T2 माइनस T1, ठीक है। सो एवरेज करंट का डेफिनेशन हो जाएगा, एवरेज करंट हो जाएगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये कुछ कुछ इसी तरह का बात है कि एक क्रॉस सेक्शन आप ले लो, उस क्रॉस सेक्शन में ये टाइम T1 है, ये टाइम T2 है। T1 में आप देखेंगे चार्ज कितना था? Q1। और T2 में आप चार्ज देखे चार्ज कितना हो गया? Q2, ठीक है। तो इन बिटवीन यहाँ से T1 से T2 तक कितना करंट पास किया हो गया, ठीक है, उसे कहते हैं एवरेज करंट। ये हम लोगों को मिलेगा Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। अब Q2 माइनस Q1 को चेंज इन चार्ज कह सकते हैं, मतलब डेल्टा Q कह सकते हैं। और T2 माइनस T1 फाइनल माइनस इनिशियल को चेंज इन टाइम बोल सकते हैं, ठीक है। तो चेंज इन चार्ज डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, ये क्या है? एवरेज करंट का डेफिनेशन, ठीक है। इंस्टेंटेनियस करंट क्या है? ये जो हम लोग लिए थे T1 और T2, ठीक है, इसको अगर करीब लाते लाते इतना कम ले ले कि dt टेंस टू 0 हो जाए। dt टेंस टू 0 होना इसका क्या मतलब है? dt टेंस टू 0 होना इसका मतलब ये है कि टाइम बहुत ही छोटा है, मतलब आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देख रहे हो कि करंट कितना है, ठीक है। आप पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में देख रहे हो करंट कितना है, ठीक है। सो इंस्टेंटेनियस करंट मतलब क्या कि आप एक फिक्स टाइम पे t इक्वल टू मान लो 4 सेकेंड पे आप देखें कि अच्छा इस क्रॉस सेक्शन से इतना करंट जा रहा है, ठीक है। तो वो कैसे निकालोगे कि बहुत ही छोटे टाइम पे जब आप देखोगे तो बहुत ही कम अमाउंट का चार्ज पास कर रहा होगा, राइट। बहुत ही छोटे से टाइम में देखोगे तो डी क्यू अमाउंट का चार्ज पास कर रहा होगा, ठीक है। कितना टाइम है? डी टी। सो डी क्यू बाई डी टी को कहेंगे इंस्टेंटेनियस। आपको समझ में आ रहा होगा कि करंट का नॉर्मल डेफिनेशन है क्यू बाई टी, ठीक है। एवरेज निकालना है तो डेल्टा क्यू बाई टी, ठीक है। और अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है तो डी क्यू बाई डी टी। क्लियर है? असल में ये सब क्यू बाई टी का अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। ये चेंज के फॉर्म में और ये बहुत ही छोटा फॉर्म में, डिफरेंशियल के फॉर्म में। क्लियर है? न्यूमेरिकल करे या आगे बढ़े? पहले लास्ट में करेंगे, बताइए। Numerical. न्यूमेरिकल। ओके, तो सबसे पहले एक न्यूमेरिकल करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन लिखिए।
एक क्वेश्चन करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आज के टॉपिक सीखने वाले हैं, ठीक है। वो 3 क्वेश्चन क्लियर कर देगा आज के क्लास में जो जो सीखे हैं, ठीक है। तो जल्दी से एक क्वेश्चन अभी भी कर लेते हैं, ठीक है। दिया हुआ है q इक्वल टू 2t प्लस 5, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। फाइंड I average in 1 to, लिख रहे हैं ना आप, 1 to 3 सेकेंड। पहला क्वेश्चन क्या है, Q दिया हुआ है 2t प्लस 5, Q इक्वल टू दिया हुआ है 2t प्लस 5। फाइंड I एवरेज इन 1 to 3 सेकेंड, मतलब 1 से लेकर 3 सेकेंड तक कितना करंट पास किया, ठीक है। आपको कितना, अब ऑब्वियसली 1 सेकेंड में कुछ करंट पास कर रहा होगा, 3 सेकेंड में कुछ करंट पास कर रहा होगा, ठीक है। 1 और 3 के बीच में एवरेज कितना करंट पास कर रहा है, ये पहला निकालना है। नंबर 2, फाइंड आई इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। आई इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। क्लियर है? किस तरह से करेंगे? देखिए सबसे पहले Q इक्वल टू किस तरह से करेंगे, देखिए Q इक्वल टू 2t प्लस 5 दिया हुआ है ना, और T1 का वैल्यू कितना है 1 सेकेंड, T2 का वैल्यू कितना है, पहले एवरेज वाला निकाल रहे हैं, ठीक है। दोनों को मिक्स मत कीजिएगा, एवरेज अलग है, इंस्टेंटेनियस अलग है। एवरेज को पहले पकड़ रहे हैं तो एवरेज के लिए देखिए कैसे करना है, ठीक है। T2 इक्वल टू 3 सेकेंड लिए थे ना, तो T1 1 सेकेंड है और T2 3 सेकेंड है, ठीक है। तो सबसे पहले तो Q1 बताइए, Q1 कितना होगा, T के जगह में T1 का वैल्यू पुट कर दीजिए। इसका मतलब क्या है, T के जगह में T1 का वैल्यू पुट कर दीजिए, मतलब T के जगह में 1 पुट कीजिएगा तो आपको Q1 मिलेगा, तो ये मिलेगा 7। और Q2 कितना मिलेगा, Q2 कितना मिलेगा, T के जगह में 3 पुट कर दीजिए तो कितना मिला, 11 मिला, राइट। तो आई एवरेज इक्वल टू क्या, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। अगर मैं डायरेक्ट करूं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से कितना हो जाएगा, अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो आई एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 माइनस 7 कितना होता है 4 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 कितना होगा 2। तो ये 2 अच्छा किसी किसी का आंसर सही आ रहा है लेकिन वो लोग यूनिट कूलम बता रहे हैं। ऑब्वियसली अभी आप लोग जाने नहीं है या क्लास 10 में जानते ही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट होता है एम्पियर। तो एवरेज करंट क्या आया 2 एम्पियर, ठीक है। कुछ कुछ का आंसर गलत भी आ रहा था, ऐसे करना है, ठीक है। सबसे पहले T1 का वैल्यू, T के जगह में T1 पुट कीजिए, दैट मीन्स 1 सेकेंड पुट कीजिए तो आपको Q1 मिलेगा। T के जगह में T2 पुट कीजिए, मतलब 3 सेकेंड पुट कीजिए तो आपको Q2 मिलेगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर आई एवरेज इक्वल टू डेल्टा के फॉर्म में नहीं समझ में आ रहा तो आप लिख लीजिए Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। मैथ में इसी चीज को हम लोग डेल्टा मतलब क्या, चेंज, डेल्टा क्यू कहते हैं, और इसी चीज को हम लोग डेल्टा मतलब चेंज टाइम कहते हैं, ठीक है। डेल्टा क्यू और डेल्टा टी, क्या क्लियर है? अब हम लोग इंस्टेंटेनियस निकालेंगे, तो Q इक्वल टू क्या दिया हुआ था 2t प्लस 5, राइट, 2t प्लस 5, ठीक है। आई इंस्टेंटेनियस क्या होता है dq dt ना, और Q के जगह में क्या दिया हुआ है, Q के जगह में दिया हुआ है 2t प्लस 5। क्या डिफरेंशिएशन कर पाओगे आप लोग? यस सर 2 आएगा। आंसर कितना आया 2 आया। तो 4 2 कैसे सेकेंड 2 में आ रहा है? टाइम का कितना वैल्यू पुट करने बोला है, टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड में कितना करंट होगा, बता पाइएगा आंसर? ये तो सर 2 ही होगा। सही 2 ही होगा 2 ही होगा। इसका कोई मीनिंग बता पाएगा कि हम लोग 4 सेकेंड को सर, क्योंकि सर टाइम पे सर डिपेंड नहीं कर कांस्टेंट रहा, रहेगा वो, टाइम पे टाइम डिपेंड पे नहीं कर डिपेंड नहीं कर रहेगा। एग्जैक्टली जब टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब आई इंस्टेंटेनियस 2 आया है, टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब फर्स्ट सेकेंड
सेकंड मतलब पहला दूसरा तीसरा आपका टाइम बीते जा रहा है, लेकिन करंट का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि करंट का डायरेक्ट वैल्यू आ गया 2 एम्पियर और ये कांस्टेंट है। क्लियर है? यस सर। तो क्या क्या हम लोग इस चीज को देख के बता सकते हैं कि आई एवरेज हम लोग का 2 क्यों आया? बताइए। सर एक बार रिपीट करिएगा क्वेश्चन आपका। आई इंस्टेंटेनियस हम लोग का 2 एम्पियर आया। आई क्योंकि एवरेज वो ऑल टाइम वो 2 ही है, मतलब पूरे टाइम वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो 2। एग्जैक्टली, जब कंडक्टर में करंट सेम ही है तो एवरेज भी तो उतना ही आएगा, 2 हर एक सेकंड में। जब करंट चेंज ही नहीं हो रहा है तो एवरेज भी तो 2 आएगा, राइट? लेकिन अगर चेंज होता, जैसे कि पहले सेकंड अगर 1 एम्पियर होता और दूसरे सेकंड अगर 5 एम्पियर होता, तब हम लोग एवरेज निकालते तो कुछ और आता, 1 और 5 के बीच में कहीं लाई करता। लेकिन अगर 2 है पहला सेकंड और दूसरा सेकंड भी 2 है, तो इसका एवरेज कितना होगा? 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, 4/2, दैट मीन्स 2। क्लियर है? तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एवरेज करंट कैसे निकालना है और इंस्टेंटेनियस कैसे निकालना है। कंफ्यूज नहीं हो गया? क्या ये नहीं क्लियर है? सर, नहीं। यस सर, क्लियर है। ओके, तो अब 3 चीज सीखते हैं, ठीक है? पहला मतलब 3 चीज क्या, हम लोग किसके फॉर्म में देखे? करंट को देखे। करंट को 3 फॉर्म में देखे, एक तो Q/T है, दूसरा डेल्टा Q/T है, डेल्टा T है, और तीसरा क्या है? dQ/dt है, राइट? ये 3 फॉर्म में देखे। अब 3 अलग अलग फॉर्म में हम लोग चार्ज को देखेंगे। आपको तो बेसिक आइडिया मिल ही रहा होगा कि अगर I = Q/T है तो यहाँ से Q का भी वैल्यू निकाला जा सकता है, राइट? Q = कितना होगा? I × T होगा, राइट? Q = क्या होगा? I × T। क्लियर है? तो ये तो एक हम लोगों को बेसिक सा मिल रहा है, ठीक है? लेकिन करंट के अलग अलग वैल्यू के लिए चार्ज का वैल्यू चेंज होगा। एग्री करते हैं? क्योंकि चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे, या यूं कहे कि करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे। तो चार्ज का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, देखिए, सबसे पहला ये है कि अगर करंट कांस्टेंट दिया रहा है किसी क्वेश्चन में, अगर करंट कांस्टेंट दिया रहा है, ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में करंट कांस्टेंट दिया रहा है, ये सब तीनों पॉइंट पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे चैप्टर के एंड पे, मतलब आज के क्लास के एंड पे, ठीक है? तो सबसे पहले अच्छे से समझ लीजिए इस चीज को कि अगर करंट कांस्टेंट दिया रहा है, ठीक है, अगर करंट कांस्टेंट दिया रहा है तो आप लिखोगे चार्ज या चेंज इन चार्ज, जो भी लिखो, क्यू लिखो या डेल्टा क्यू लिखो, वो हो जाएगा कांस्टेंट करंट इनटू चेंज इन टाइम, ठीक है? और ये कहाँ से आ रहा है आप लोग बता पाओगे? ये I कहाँ से? equal to Q/T। डेल्टा टी Q/T। एग्जैक्टली, ये आ रहा है I = डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक? लेकिन यहाँ पे जो I है ये कांस्टेंट है, राइट? लेकिन इससे पहले हम लोग पढ़े ये तो एवरेज है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज कांस्टेंट के बराबर होता है? मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, आप लोगों को हो रहा है? बताइए। हम लोग मतलब सर क्या? हम सर लोग एक बार पढ़े, रिपीट करिएगा अपना क्वेश्चन। हम लोग पढ़ते हुए आए अभी तक, हम लोग क्या पढ़े? I एवरेज = डेल्टा Q/डेल्टा T, राइट? और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि डेल्टा Q = I × डेल्टा T, ठीक है? और जहाँ पे बोल रहे हैं I कांस्टेंट है, लेकिन इससे पहले सर बोले कि I एवरेज है। इसका मतलब क्या? एवरेज निकालना वो सर करंट को। क्योंकि I कांस्टेंट है इसलिए वो थ्रू आउट द टाइम इंटरवल वो सेम रहेगा, तो एवरेज भी वही आएगा। नहीं, इसके लिए पता है, मैं आपको क्वेश्चन सही से समझा नहीं पाया शायद, एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ, ध्यान से सुनिए, ठीक है? अभी हम लोग पढ़े, इससे पहले पढ़े कि I एवरेज, ध्यान से देखिए, इक्वल टू क्या पढ़े? डेल्टा Q बाई डेल्टा T, राइट? और अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर से I का वैल्यू निकालते, ठीक? I = क्या है? डेल्टा Q बाय डेल्टा T। इसके नीचे वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इफ द करंट इज कांस्टेंट, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, राइट? और इससे पहले हम लोग पढ़े कि एवरेज निकालने का ये फॉर्मूला है।
इसका मतलब कि अभी जो हम लोग जानना चाह रहे हैं उसमें ये कांस्टेंट है, इससे पहले जो हम लोग निकाले उसमें ये एवरेज है। क्या मतलब है इसका? कांस्टेंट एक जगह पढ़ रहे, एक जगह एवरेज, कंफ्यूजन हो रहा है क्या? देखिए इतना डिटेल में मैं इसलिए पढ़ाना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि कभी कभी बस बेसिक से ही इतना आसान सा क्वेश्चन पूछता है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। सर अब होने लगा इसलिए कंफ्यूजन। समझ हो रहा है ना? मतलब एवरेज का मतलब कांस्टेंट, एवरेज का कांस्टेंट ही होता है। जाने इसके पीछे का मैथ, अब Yes, वो sir. वाला कांस्टेंट नहीं, ठीक है। मैं थोड़ा सा मैथ बताने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। Sure, मेरा sir. मैथ रिवीजन होगा। ओके, जानते हैं, ठीक है। कैसे, एक नॉर्मल सा एग्जांपल दे या करंट एग्जांपल देते हैं, ठीक है। पहले एक करंट का एग्जांपल देते हैं, ठीक है। मान के चलिए कि चार्ज अलग टाइम पे अलग वैल्यू रखा है, जैसे कि पहले T1 टाइम पे, ठीक है, T1 टाइम पे कुछ चार्ज का वैल्यू Q1 था और T2 टाइम पे कुछ चार्ज का वैल्यू क्या था, Q2 था, ठीक है। हम लोग क्या किए, अब ऑब्वियसली इसके हर एक बीच के हर एक पॉइंट पे करंट का अलग अलग वैल्यू आएगा, राइट। बीच के हर एक पॉइंट पे करंट का क्या होगा, अलग अलग वैल्यू आएगा ना, ठीक है। तो एवरेज निकालने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या रहता है पता है? एवरेज निकालने के पीछे कॉन्सेप्ट ये रहता है कि क्योंकि यहाँ पे T1 से T2 के बीच हर एक पॉइंट पे करंट का वैल्यू चेंज हो रहा होगा, तो वो कौन सा एक फिक्स्ड अमाउंट का करंट है जो T1 और T2 के बीच में बहे, सच दैट पूरा का पूरा कंडीशन में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। इसका मतलब क्या है कि T1 और T2 ही फिक्स रहे, ठीक है। मतलब ये T1 है, ये T2 रहे, ये Q1 मान लिया कि Q2 इज ग्रेटर देन Q1 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर Q2 का वैल्यू Q1 से ज्यादा है तो बीच का इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे करंट का अलग अलग वैल्यू आ रहा होगा, राइट। धीरे धीरे चार्ज बढ़ रहा होगा, Q1 से बढ़ते 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 T2 टाइम पे Q2 पहुंचा होगा, ठीक है। इसका मतलब करंट का अगर आप ग्राफ देखो यहाँ पे, तो करंट का ग्राफ कैसा रहा होगा, कुछ इस तरह से टाइम के साथ ऐसे बढ़ता जा रहा होगा, राइट, ठीक है। लेकिन एवरेज निकालने का क्या मतलब है कि आप इस ग्राफ को, इस इंक्रीजिंग ग्राफ को क्या करना चाह रहे हो, इस इंक्रीजिंग ग्राफ को क्या करना चाह रहे हो, एक फिक्स्ड ऐसा ग्राफ में बदलना चाह रहे हो। क्लियर है? T1 से T2 तक, क्योंकि चार्ज का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, करंट का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, मतलब करंट वेरिएबल है, ठीक है। तो करंट वेरिएबल होने के कारण T1 से T2 के अंदर जो नेट करंट होगा, ठीक है, T1 से T2 तक जो नेट करंट जा रहा होगा, वो हम लोग कौन सा एक ऐसा फिक्स्ड करंट चुने जो T1 से T2 तक जाए और कोई भी कंडीशन चेंज ना हो, अमाउंट का इसको लेके रहे। तब हम लोग मैथ जानते हैं कि हम लोग को निकालना क्या है, आई एवरेज निकालना है। और एवरेज करंट वो कांस्टेंट करंट देता है जो T1 से T2 तक जाए उतना ही अमाउंट का चार्ज Q1 और Q2 को लेके, ठीक है। बस पहले कंडीशन में ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, दूसरे कंडीशन का ग्राफ क्या होगा, ऐसा होगा। क्लियर है? मतलब एवरेज निकालने का मतलब ही यह है कि आप कांस्टेंट कर दिए करंट को, ठीक है। क्लियर है? एक बच्चे वाला एग्जांपल दे या समझ में आ गया, बताइए। बच्चों वाला। अच्छा, बच्चे वाले एग्जांपल के साथ। तो मान लीजिए एक क्लासरूम, ठीक है। कौन सा क्लास का? क्लास 12 का एक क्लासरूम, आपकी आवाज उसमें कट 20 रही है। बच्चे हैं, ठीक है। हेलो, अब आ रही है? ये सर अब आ रही है। ओके, सो क्लास 12 का एक क्लासरूम है जिसमें 20 बच्चे हैं और सबका सब अलग अलग एज का है, ठीक है। सबका सब अलग अलग एज का है। हम लोग मान लिए कि सबका सब अलग अलग एज का है, किसी का 17 एज है, किसी का 16 है, किसी का 15 है, किसी का 20 है, किसी का 50 है, किसी का 60 है, ठीक है। तो ये 20 बच्चा को निकाल के
ये 20 बच्चा को निकाल के आप कौन से एज वाले बच्चे को यहाँ पे रखोगे, कौन से एज वाले 20 बच्चे को रखोगे सच दैट क्या हो क्लास 12 का, जैसे कि 20 बच्चा का पहले क्या था, एज अलग अलग था, ठीक है। तो अगर आप जैसे एज अलग अलग था, मतलब किसी का 15 था, किसी का 16 था, किसी का 17 था, ठीक है। तो आपको अगर 20 बच्चा को निकाल के, अलग अलग एज वाला बच्चा को निकाल के आपको एक ही एज वाला 20 बच्चा को रखना पड़े, तो वो एज कौन सा होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, कितना होगा। तो आप क्या निकालते हो, आप निकालते हो एवरेज, एवरेज एज कितना है, ठीक है। जब आप एवरेज एज निकाल लेते हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि आपको अलग अलग बच्चे एज वाला बच्चा नहीं चाहिए। आप 20 बच्चा को, मान लो एवरेज आया 16 साल, ठीक है। तो 16 साल का अगर 20 बच्चा को आप डालो इस क्लासरूम में, ठीक है, 16 साल का अगर 20 बच्चा को डालो, तो पहले का वैल्यू और अभी का वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। पहले का वैल्यू क्या था, जैसे कि मैं वैल्यू को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जैसे कि पहले का एज कितना था, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ऐसे ऐसे 20 अलग अलग बच्चा था, ठीक है। सबका जो नेट एज हम लोग निकाले, तो मान लो कि आंसर आया 400, ठीक है, 400 आंसर आया, ठीक है। ये अलग अलग एज वाला बच्चा को निकाल के अगर सेम एज वाला 20 बच्चा को डाला जाए इस क्लास में, सच दैट नेट एज जो है वो 400 ही रहे, ठीक है। तो वो कौन सा एज वाला बच्चा को डालोगे, 15 वाला, 16 वाला या 17 वाला। ऑब्वियसली आप निकालोगे एवरेज एज कितना है बच्चों का। तो एवरेज एज अगर 16 आया, ठीक है, तो 16 साल के बच्चे को, 20 बच्चे को इसमें डालने से जो नेट रहेगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये मैथ का कॉन्सेप्ट था, कुछ ज्यादा ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया लगता है, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि जो एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज एक कांस्टेंट करंट देगा, ठीक है। तो इफ द करंट इज कांस्टेंट, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हम लोग आज एक क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, तो उसमें ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब करंट कांस्टेंट हो तो डेल्टा क्यू इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी है। क्लियर है। और जो मैंने क्लासरूम का एग्जांपल दिया, आप लोग शायद उस पर 2-4 मिनट सोच के क्लास के बाद समझ सकते हैं कि असल में मैं कहना क्या चाह रहा था, ठीक है। नंबर टू हम लोग जानते हैं ना कि आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ से डी क्यू क्या होगा, आई डी टी होगा, राइट। यहाँ से डी क्यू क्या हो जाएगा, आई डी टी होगा। तो नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज के लिए इंटीग्रेट करेंगे, राइट, इंटीग्रेट करेंगे ना, नेट चार्ज के लिए इंटीग्रेट करें, तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म ये है, क्लियर है। क्यू इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। लिमिट किसका पुट होगा, लिमिट टाइम का पुट होगा, टाइम इनिशियल, टाइम फाइनल, ठीक है। अब आप पूछ सकते हैं सर डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो क्यू आएगा, लेकिन आपके नोट्स में यहाँ पे डेल्टा क्यू लिखा हुआ है, क्यों, पूछ ही सकते ना। आई बात समझ में। सर बिकॉज यहाँ पे हम डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं। नहीं तो डेफिनेट भी करोगे तो डी क्यू का इंटीग्रेशन तो क्यू ही होगा ना। तो मैंने यहाँ डेल्टा क्यू लिख दिया, क्योंकि हम लोग श्योर नहीं है कि इनिशियल चार्ज 0 था, ठीक है। अगर इनिशियल चार्ज 0 हो तो हम लोग क्यू लिख सकते हैं, अदरवाइज हम लोगों को क्या लिखना होगा, डेल्टा क्यू। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डेल्टा क्यू को मैं एक्सप्लेन करूंगा। डेल्टा क्यू मतलब क्या होता है, चेंज इन चार्ज। आप बोलोगे कि सर आंसर क्यू है, मैं बोलूंगा कि आंसर क्यू नहीं है, आंसर क्यू माइनस 0 है, ठीक है। अगर इनिशियल चार्ज 0 है तब आप बोल सकते हैं कि सिर्फ क्यू, ठीक है। लेकिन अगर इनिशियल चार्ज 0 ना हो, मतलब जहां से आप देखना स्टार्ट किए, जब लिमिट पुट कर रहे हो, टी इनिशियल, ठीक है, टी इनिशियल में अगर कुछ ना कुछ चार्ज हो, ठीक है, उसके बाद टी फाइनल पुट करो,
तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा चेंज इन चार्ज, ठीक है। हर जगह सिर्फ क्यू दे देने से कहीं ना कहीं लिमिट गड़बड़ा जाएगा, और इसमें फिजिक्स का कोई लेना देना है, ये सिर्फ मैथ है, प्योर मैथ है, ठीक है। क्लियर है? तो क्यू को क्यू माइनस जीरो लिखा जा सकता है, और क्यू माइनस जीरो क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब चेंज इन चार्ज है, इसलिए इसको क्यू ना लिख के डेल्टा क्यू लिख सकते हैं। कोई डाउट नहीं? समझ में आया? चेंज इन चार्ज क्या है? नो सर, समझ आ गया। चेंज इन चार्ज मतलब क्यू माइनस जो इनिशियल चार्ज होगा, राइट। अब इनिशियल चार्ज क्या है? इनिशियल चार्ज जीरो है तो जीरो पुट कर दो, क्यू नॉट है तो क्यू नॉट पुट कर दो, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसका रीजन सुन लीजिए, ठीक है। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे अगर चार्ज जीरो देता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं था, आप जो नॉर्मल तरीके से पढ़ाई करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर t इक्वल टू 1 सेकेंड पे अगर चार्ज q नॉट दे दे, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे चार्ज अगर q दे दे, तब आप गड़बड़ा जाओगे, ठीक है, कि q नॉट का कहाँ से ला। लेकिन अगर आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ के रखे हो कि ये जो इंटीग्रेट करोगे तो आपको चार्ज नहीं मिलेगा, चेंज इन चार्ज मिलेगा, तब आप यहाँ पे भी फाइनल माइनस इनिशियल करोगे। इसका मतलब q इक्वल टू आई डी टी नहीं करोगे, q माइनस क्यू नॉट इक्वल टू आई डी टी करोगे, क्योंकि ये चेंज इन चार्ज है। क्लियर है? और Yes, ये sir. जो आई है, ये आपको चेक कर लेना होगा, ये आई हमेशा फंक्शन ऑफ टाइम के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। जैसे कि आई इक्वल टू दे दिया 2t² प्लस टी, कुछ इस तरह से, या 5t प्लस 7, कुछ इस तरह से फंक्शन ऑफ टाइम के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। क्लियर है? लास्ट ये डेल्टा क्यू क्या होता है? एरिया अंडर आई टी ग्राफ होता है। कि अगर आपको कभी भी ग्राफ मिल जाए, ठीक है, अगर आपको कभी भी ग्राफ मिल जाए, जैसे कि एक ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, एक नॉर्मल सा ग्राफ ले लिए, ठीक है, ये आई है वाई एक्सिस में और ये टी है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और अगर 2 पॉइंट दिया रहा है, इतना मैं आर्बिट्रेरी ग्राफ ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको डिफाइंड ग्राफ होगा, या तो स्क्वायर होगा, या रेक्टेंगल होगा, या ट्राइंगल होगा, ठीक है। मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर ये टाइम t1 लिया और ये टाइम t2 लिया, ठीक है, अगर पूछे t1 से t2 कितना चार्ज फ्लो किया है कंडक्टर में, तो सिंपली आप ये एरिया निकाल दोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, कितना चार्ज फ्लो किया है, ठीक है। अब ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ, ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ, ये देखिए, एरिया क्या होता है? दो लेंथ का मल्टीप्लीकेशन ना। जैसे कि अगर ये ग्राफ का एरिया कुछ ना कुछ ऐसे होगा, करंट इनटू टाइम होगा, करंट इनटू टाइम होगा, तो करंट इनटू टाइम एरिया है, करंट इनटू टाइम एरिया है। कहीं करंट इनटू टाइम चार्ज नहीं होता, सोच के देखिए। करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, तो करंट चार्ज इक्वल टू क्या? करंट इनटू टाइम। इसका मतलब कहीं ना कहीं आई इंटू टी जो कि एरिया दे रहा है, एरिया ही चार्ज देगा। क्लियर है? क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ये आप समझ के रखिए कि डेल्टा यहाँ पे चेंज इन चार्ज क्यों लिया गया? क्योंकि ग्राफ का शुरुआत यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब Q1 Q2 माइनस Q1 मिल सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको Q माइनस 0 मिले। Q माइनस 0 के लिए आप Q लिख दोगे, बहुत सही होगा, ठीक है। लेकिन Q माइनस Q डैश के लिए आप Q लिख दिए तो ये गलत हो जाए। इसलिए जो एकदम सर फिर इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग ये कह सकते हैं कि हेलो जी बताइए, आपकी आवाज बहुत ही हेलो स्लो मोशन में आ रही। जी बताइए, जी पूछिए। चलिए, जब आपका नेटवर्क सही होगा पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होगा? ऑल ऑब्वियसली सबको पता है, आई इक्वल टू बाई टी होता है। क्यू का यूनिट क्या होता है? कूलम। लेकिन ये बहुत ज्यादा हम लोग एम्पियर यूज करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट से हम लोग ये कह सकते थे। आपकी आवाज नहीं आ रही है।
क्या बताइए? आप एंड में पूछ लीजिएगा, ठीक है? आपकी आवाज सही नहीं आ रही है अभी। ओके, सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? कूलम पर सेकंड बोल सकते हैं, लेकिन कूलम पर सेकंड यूज नहीं होता है, एम्पियर यूज होता है, ठीक है? कूलम पर सेकंड ठीक है। सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, इसे कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। और 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होता है? 1 कूलम पर सेकेंड। अगर डेफिनेशन पूछ ले कि 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या है, ठीक है, तो आप एक डेफिनेशन यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है, और एक डेफिनेशन आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ वाला जो डेफिनेशन है वो बहुत सिंपल है, लेकिन मेन डेफिनेशन जो 1 एम्पियर ऑफ करंट का आया वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से आया, ठीक है। जैसे कि 1 एम्पियर इक्वल टू क्या आ रहा है? 1 कूलम पर सेकेंड। इसका मतलब तो ये है कि अगर एक कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन से अगर 1 सेकेंड में 1 एम्पियर का करंट पास करे, ठीक है, सॉरी कूलम में बताना होगा, कि अगर किसी कंडक्टर के किसी एक क्रॉस सेक्शन से अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज पास कर जाए तो हम लोग कहेंगे कि करंट जो है वो 1 एम्पियर का है, ठीक है। यही चीज लिखा हुआ है। So current flowing through a conductor is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flows through its cross section in 1 second. इसका मतलब बहुत सिंपल है। एक कंडक्टर लो, एक कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन से अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज पास कर जाए, तब कहेंगे कि इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना एम्पियर का है? 1 एम्पियर का है, ठीक है। कोई मुझे 5 एम्पियर का डेफिनेशन बता पाएगा? 5 एम्पियर मतलब क्या? आज का क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास है, ठीक है, सर इसलिए जब 5 आप लोग कूलम अपना चार्ज क्वेश्चन भी फ्लो पूछ करेगा 1 सकते हैं, आप सेकेंड में। लोग आंसर एग्जैक्टली 5 एम्पियर मतलब कि अगर एक कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में 5 कूलम का चार्ज फ्लो कर जाए, ठीक है। क्लियर है? ओके, सो टाइप्स ऑफ करंट, करंट का टाइप्स, ठीक है। करंट मेनली 2 टाइप का होता है, ठीक। एक डायरेक्ट करंट, दूसरा क्या है? अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। एक डायरेक्ट करंट, दूसरा अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। डायरेक्ट करंट वो करंट है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना हो, ठीक है, टाइम के साथ। जैसे आई है ये और ये टी है, आई और टी का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आपको ऐसा अगर मिले, ये डायरेक्ट करंट है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना हो। क्लियर है? अल्टरनेटिंग करंट क्या है? कि अगर जिस करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, दोनों ही चेंज हो टाइम के रिस्पेक्ट में, कुछ इस तरह से। अल्टरनेटिंग करंट क्या है? अगर आप अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ बनाओगे आई वर्सेस टी का, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ इस तरह का बनेगा। एक साइकिल पॉजिटिव में, मतलब थोड़ी देर पॉजिटिव में रहेगा, और उसके बाद क्या रहेगा? थोड़ी देर फिर नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव करंट होगा, फिर पॉजिटिव करंट, फिर नेगेटिव करंट, फिर पॉजिटिव करंट, फिर नेगेटिव करंट, ऐसे चलते रहेगा। तो इस टाइप के करंट को कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में डिफरेंस समझ में आया? if the magnitude and direction of current does not vary with time, ठीक है, if the magnitude and direction of current does not vary with time, it is said to be direct current, ठीक है। मतलब कि अगर किसी करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज ना हो तो उसे कहेंगे ये डायरेक्ट करंट है, ठीक है। डायरेक्ट करंट का जो सोर्स है वो सेल है, बैटरी है, डीसी डायनामो है, ठीक है। ये सब के बारे में पढ़ना है, सेल के बारे में, बैटरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस होता है समझ में आता है आपको? सेल और बैटरी, क्या आपको डिफरेंस पता है सेल और बैटरी में? ये सर बैटरी कलेक्शन सेल्स होता है और सेल हमारे एक सिंगल होता है। एग्जैक्टली डीसी डायनामो भी डीसी करंट बनाता है, ठीक है। समझ में आया? डायरेक्ट करंट क्या है? वो करंट जिसका
इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना हो, ठीक है। जैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट है, तो वो डायरेक्शन चेंज ना हो, कभी भी ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये पॉजिटिव था, उसके ये नेगेटिव में आ जाएगा, इनका ये पॉजिटिव हिस्सा है, ये नेगेटिव हिस्सा है, राइट, नेगेटिव करंट। तो अगर करंट सिर्फ इस हिस्से में रहा है, पॉजिटिव में रहा है, या सिर्फ नेगेटिव में रहा है, तो उसे कहेंगे डायरेक्ट करंट। लेकिन अगर पॉजिटिव में भी रहा है, नेगेटिव में भी रहा है, तो उसे कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है? जैसे अल्टरनेटिंग करंट क्या है? इफ अ करंट इज पीरियोडिक एंड हैज हाफ साइकिल पॉजिटिव एंड हाफ साइकिल नेगेटिव, इट इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट बनता है एसी डायनामो इज इट्स सोर्स। मतलब एसी डायनामो, डायनामो क्या होता है? जनरेटर का दूसरा नाम क्या है? डायनामो भी है, ठीक है, जनरेटर। ठीक है, एसी डायनामो इसका सोर्स है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है, आप लोग टाइप करके भी आंसर दे सकते और ऐसे भी बोल सकते, ठीक है, या मैं चाहूंगा सब कोई टाइप करके बताए, आपके घर पे जो करंट सप्लाई आ रहा है वो एसी है या डीसी? एसी। सोच के बताइए। एसी एसी। ओके, मैक्सिमम का आंसर एसी है। तो अगर एसी है तो एक्टिंग टू दिस डेफिनेशन पॉजिटिव साइकिल के मान लें आप में एक लगा, ये आपके घर का फैन है, ठीक है, मतलब कि एसी है, इसका मतलब कि कुछ टाइम पॉजिटिव में रहा होगा करंट, कुछ टाइम नेगेटिव में रहा होगा। जब पॉजिटिव करंट जा रहा होगा तो फैन ऐसे घुमाए अगर, तो आप क्लास 10th में भी सीखे थे या नहीं मुझे नहीं पता, इलेक्ट्रिक मोटर आपको पढ़ना था, ठीक है, या फैन का कॉन्सेप्ट पढ़ना था, जो भी है। पॉजिटिव करंट के लिए जैसे ही ये इस डायरेक्शन में करंट घूम रहा था, जैसे ही ये रिवर्स होगा, जो कि आप लोग एग्री कर रहे हैं कि करंट रिवर्स होगा, ठीक है, तो नेगेटिव के लिए फैन आपको इस डायरेक्शन में आपका फैन घूमना चाहिए। इसका मतलब कि फैन ऑसिलेट करना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन आपका फैन तो ऑसिलेट नहीं करता, ये तो एक डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली मूव करता है। तो एसी कैसे हुआ? बताइए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है? सो द आंसर इज यस, आपके घर पे जो भी इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई है वो एसी करंट है, ठीक है। और इसका जो रीजन है, फैन क्यों नहीं ऑसिलेट कर रहा है, ये मोशन में कैसे है, यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायरेक्शन, ये कैसे है, इसके लिए पूरा का पूरा चैप्टर है हम लोगों को पढ़ना होगा, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने के बाद आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का 4 चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट आएगा, वहां पे हम लोग अच्छे से जानेंगे एसी करंट होता क्या है, और उससे रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, शायद आपको वहां पे ही समझ में आए कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ऐसे जानने के लिए जान लो कि आपके घर पे एसी करंट आ रहा है, ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज करंट क्या है? करंट का तो डायरेक्शन होता है, राइट, जैसे कि करंट ऐसे आ रहा है 2 एम्पियर का, यहाँ पे बनाई हुआ है, ठीक है, ये डायग्राम को देख सकते हैं। इधर से अगर 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर से अगर 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, बीच का एंगल अगर मान लो थीटा है या 30 डिग्री, जो भी एंगल मान सकते हैं, रिजल्टेंट क्या होगा? अगर करंट वेक्टर होता तो क्या होता? रिजल्टेंट करंट आई इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस 30 डिग्री, ऐसे लिखते ना वेक्टर के लिए रिजल्टेंट। लेकिन करंट इस लॉ को फॉलो ही नहीं करता, ये क्या है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है ना। देखा ये गया है कि ये 2 एम्पियर का करंट है, ये 3 एम्पियर का करंट है, करंट सिंपली ऐड हो गया, 5 एम्पियर का करंट, 2 + 3 5 एम्पियर का करंट हो गया, ठीक है, भले ही एंगल जितना भी हो।
एंगल ये ऐसा हो, या ये अगर 2 एम्पेयर का करंट था, ये अगर 3 एम्पेयर का करंट था, तो एंगल अब 90 डिग्री हो गया है, ठीक है, फिर भी ये 5 ही होगा। इसका मतलब करंट तो एंगल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, या सिंपली करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो ही नहीं कर रहा है, इसलिए करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। करंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है? अगर आपको आपके एग्जाम में पूछे, ठीक है, कि करंट इज वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, बोथ, नाइदर, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन बाय चांस अगर ऑप्शन में रहे एक वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी या टेंसर क्वांटिटी, तो आप बोलोगे कि करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। लेकिन क्योंकि टेंसर क्वांटिटीज के से रिलेटेड टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, आपको ग्रेजुएशन में पढ़ना है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में ना दो, ठीक है। लेकिन ओरिजिनली करंट क्या होता है? टेंसर क्वांटिटी। आप क्लास 12 के लेवल पे ये जान सकते हो कि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? अगर अनटिल अनलेस ऑप्शन में ना रहे टेंसर क्वांटिटी, आप करंट को स्केलर क्वांटिटी मानोगे, ठीक है। क्लियर है? करंट सिंपली स्केलर टाइप से जुड़ जाता है। मतलब अगर इधर से 5 एम्पियर का करंट है और इधर से अगर 10 एम्पियर का करंट है, बीच का एंगल जितना भी हो ये 15 ही होगा। एंगल से इसका मतलब ही नहीं है, 15 एम्पियर का होगा, ठीक। लास्ट एक पॉइंट इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल कर सकते हैं। इन ए कंडक्टर नॉर्मली करंट फ्लो इज ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक कंडक्टर में नॉर्मली करंट का फ्लो किसके फ्लो के कारण होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि एक एटम में जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव होता है, उसके आउटर, उसके बाहर क्या होता है? बहुत सारा ऑर्बिट्स होता है, ठीक है। आप अगर शायद ये केमिस्ट्री से जानते ही हो, हर ऑर्बिट पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स है एकदम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, एकदम आउटर मोस्ट वाले ऑर्बिट में। एक कंडक्टर का बता रहा है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, क्योंकि मेटल है, ठीक है, मेटल का एकदम आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा, राइट, ठीक है। तो बीच का डिस्टेंस अगर ज्यादा हो तो फोर्स बिटवीन टू चार्ज क्या हो जाता है? कम हो जाता है, राइट। हम लोग जानते हैं ना, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। कहाँ से समझ में आया? कूलम्स लॉ से, राइट। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव में हमेशा एक क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर बाउंड करके रखता है, इधर उधर जाने नहीं देता है। लेकिन जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसका इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन का क्योंकि डिस्टेंस न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा होता है, तो अदर इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में फोर्स क्या होता है? फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस बहुत कम होता है। तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है किसी एटम के, ठीक है, कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फ्री क्यों कहते हैं? कि आप थोड़ा सा इसे एक्साइट करो, एनर्जी दो, ये अपना ऑर्बिट छोड़ देगा, ठीक है, और मूव करने लगेगा। सो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इवन देखा गया एक्सपेरिमेंट से कि कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो संख्या है वो 10⁻29 के करीब है। 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं, आगे चल के सीखेंगे, ठीक है। इसका मतलब 1 मीटर क्यूब का अगर आप कॉपर मेटल लो तो उसमें कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है? 10⁻29। आप देख ही सकते कितना ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मेटल्स के पास, ठीक है। यही एक रीजन है कि मेटल्स को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो आप जितना भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दो, ये इसके पास क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है तो सॉरी नेगेटिव चार्ज इधर और पॉजिटिव चार्ज इधर, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आप डाले हो ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये इंड्यूस कर देगा, सच दैट नेट इनसाइड कितना होगा? ई माइनस ई, ऑपोजिट है ना, तो माइनस करेंगे ई माइनस ई, दैट मीन्स 0, ठीक है। तो मेटल्स को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो बीच का मेटल्स के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन वही अगर आप डाई इलेक्ट्रिक को डालते थे तो इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू
ई एक्सटर्नल के बराबर नहीं हो पाता था। इसका रीजन आप समझ सकते कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतना नहीं है, नेग्लिजिबल अमाउंट है। क्लियर है? क्लियर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट? आई होप शायद आप लोगों को पहले से पता होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये केमिस्ट्री से कुछ कुछ रिलेटेड है। क्वेश्चन करें? तो पहला क्वेश्चन जल्दी से देखिए आपके स्क्रीन पे। यस, क्वेश्चन इज a constant current of 4 ampere passes through a wire for 8 seconds. Find total charges flowing through that wire in given interval of time. मतलब कि एक वायर से कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर का, ठीक है? कितना सेकंड तक? 8 सेकंड तक। तो टोटल चार्जेस कितना फ्लो कर रहा है? तो मैंने बताया था कि जब भी करंट कांस्टेंट हो तो आप डेल क्यू इक्वल टू क्या यूज कर सकते हो? डेल क्यू इक्वल टू यूज कर सकते हो आई इंटू डेल्टा टी, राइट? अब देखिए डेल क्यू, इसका मतलब क्या कि जब चार्ज जीरो है तो जब टाइम जीरो है तो चार्ज जीरो है, ऐसा मान लिया, ठीक है? टी इक्वल टू 0 से 8 सेकेंड होगा ना। तो जब टाइम शुरू ही नहीं हुआ है तो हम लोग मान लिए कि चार्ज टाइम जीरो पे चार्ज जीरो है, और टाइम जब कितना है? टाइम जब 8 सेकेंड है तो चार्ज क्या है? क्यू है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, क्यू माइनस जीरो इक्वल टू आई का वैल्यू 4 है कांस्टेंट, इंटू टी इक्वल टू 8 माइनस जीरो लिख सकते हैं ना, डेल्टा टी। तो यहाँ से हम लोगों को क्यू मिलेगा 32। अब बताने को मैं डायरेक्ट ये बता सकता था डेल्टा क्यू इक्वल टू आई डेल टी, आप 4 इंटू 8 कर लो 32, लेकिन मैं इस फॉर्म में स्पेसिफिकली ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है जहाँ पे टाइम 0 से 8 सेकेंड ना लिया हो, जहाँ पे इनिशियल चार्ज 0 ना हो, ठीक है? इसलिए ये स्टेप को जरूर से याद रखिएगा। ये स्टेप के बाद मैंने यहाँ नहीं आया, मैं इस स्टेप से इस स्टेप में गया। क्यों? क्योंकि आपको सिखाना है क्यू माइनस जीरो, जब टाइम जीरो है तो चार्ज जीरो है, और डेल टी को 8 माइनस जीरो लिखा, ठीक है? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बताइए करंट गिवन है, ठीक है? इस बार करंट गिवन है, आपको क्या निकालना है? फाइंड चार्ज इन टाइम t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 4, ठीक है? चार्ज निकालना है। तो मेरे ख्याल से डेल क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी होता था, राइट? अब मैं डेल क्यू क्यों लिखा? अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 0 से 4 है, राइट? इसका मतलब लिमिट क्या है? 0 से 4 है। इसका मतलब जब टाइम 0 तो था तो चार्ज को 0 लिए, और जब टाइम 4 है तो ये चार्ज क्या लिए? क्यू। तो क्यू माइनस 0 लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा ये हो जरूरी नहीं है, ठीक है? तो क्यू माइनस 0 इक्वल टू आई का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 3 प्लस 2t ना। तो 0 से 4 3 प्लस 2t। अब इसे इंटीग्रेट करोगे जो आंसर आएगा वही डी टी बार। इंटीग्रेट कर लोगे ना? इसे इंटीग्रेट करेंगे डी टी के साथ तो क्या होगा आंसर बता पाइएगा? 3t प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा ना। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से 4। तो जब आप 4 पुट करोगे तो 12 प्लस 16 हो जाएगा 28। क्लियर है? आई तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा जब इंटीग्रेट कर दोगे? तो डेल्टा क्यू मतलब क्यू। तो क्यू इक्वल टू 28 आपको मिलेगा, 28 कूलम। क्या ये चीज क्लियर है? इंटीग्रेट कर लोगे ना कुछ से? ओके, इसी में कुछ आंसर कितना है? 28 कूलम, ठीक है? इसी में कुछ कहा गया है, इसी का बी, व्हाट कांस्टेंट करंट would transport the same charge in same time interval, ठीक है? मतलब कि आप खुद सोचिए कि ये करंट जो है टाइम डिपेंडेंट है,
टाइम का वैल्यू जब 0 है तो करंट 3 एम्पियर है, टाइम का वैल्यू जब 1 सेकेंड है तो करंट 5 एम्पियर है, टाइम का वैल्यू जब 2 सेकेंड है तो करंट 7 एम्पियर है। तो 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, करंट क्या है, बढ़ रहा है। मतलब करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर देखो तो 3 से स्टार्ट हुआ है ना, कुछ इस तरह से है करंट, ठीक है। मतलब कि 4 सेकेंड तक करंट क्या हुआ है, बढ़ा है, 3 से स्टार्ट हुआ है और कहां तक गया है, 28। अच्छा ये तो चार्ज है, करंट क्या हुआ है, 3 से बढ़ा है और 4 सेकेंड में लास्ट कितना हुआ होगा, 4 पुट करोगे तो 11 एम्पियर तक, मतलब ये बढ़ा है। लेकिन अगर इसे 0 से 4 सेकेंड तक, लेकिन इसी 0 से 4 सेकेंड तक कितना कांस्टेंट अमाउंट का करंट फ्लो कर सकता है, सोच के बताइए। तो कांस्टेंट करंट इक्वल टू कितना होगा, कांस्टेंट करंट इक्वल होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो चार्ज कितना है, 28 है, डिवाइडेड बाय कितना सेकंड में फ्लो करना है, जो मैं एवरेज का कॉन्सेप्ट बता रहा था 4। तो ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 7। तो कितना कांस्टेंट करंट फ्लो कर सकता है, 7 एम्पियर का। आप खुद समझने का कोशिश कीजिए कि पहले जो करंट दिया हुआ है ये कांस्टेंट नहीं है, ये कुछ इस तरह का है। लेकिन इस ग्राफ को अगर आप इस ग्राफ में लाना चाह रहे हैं तो आपको एवरेज निकालना है, और वो एवरेज कितना होगा, ये 3 था, ये 11 था, तो इन दोनों का एवरेज निकालना होगा। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं क्यू बाई टी से, तो आपको मिलेगा 7, ठीक है, क्लियर है। ओके, लास्ट क्वेश्चन ये है कि चार्ज कितना है, ठीक है। मतलब ऐसा अगर आई वर्सेस टी का ग्राफ दिया रहा है, ठीक है, आई वर्सेस टी का ग्राफ दिया रहा है, तो आपको चार्ज निकालना है। किस तरह से निकालोगे, सिंपली आप एरिया फाइंड आउट करोगे। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 20 आंसर जाएगा। तो ये इस तरह से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से दिया रहा है, ये 0, ये 4, ये 10 दिया रहा है, ये आई वर्सेस टी का, तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एरिया निकालोगे चार्ज मिल जाएगा। क्लियर है, कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही, हम लोग जाने इलेक्ट्रिक करंट कितना होता है, क्या क्या एक्सप्रेशन है, क्वेश्चन किए, और चार्ज के बारे में जाने, कैसे करंट दिया रहेगा तो चार्ज भी फाइंड आउट किया जा सकता है। किसी को कुछ पूछना है।